यह सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वह दिन है जिसने करोड़ों भारतीय पेंशनरों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा ला दिया है। आज हम उस खबर को बयां करने जा रहे हैं जिसका इंतजार ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक अरसे से कई दशकों से किया था। यह खबर हर उस बुजुर्ग की धड़कन से जुड़ी है जिसने अपनी जवानी, अपना स्वर्णिम काल इस देश के कारखानों में, दफ्तरों में, इस राष्ट्र के निर्माण में खपा दिया। आप और हम सब इस लंबे और कठिन सफर में हम सफर रहे हैं। हम पिछले कई कई सालों से दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर, दफ्तरों के बाहर और अपने इसी चैनल के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की मांग को लेकर एक अथक, एक अटूट आवाज उठाते रहे हैं। हमने क्या कुछ नहीं देखा? हमने धरने दिए, हमने अनशन किए, हमने लाठियां खाईं, हमने अपनी आवाज को सत्ता के शीर्ष गलियारों तक पहुंचाने के लिए हर लोकतांत्रिक प्रयास किया। कई बार हमें सिर्फ आश्वासन मिले, कई बार वायदे मिले, लेकिन वे वायदे खोखले साबित हुए। कई बार निराशा ने हमें घेरा। लेकिन आज साथियों, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हालात ने वाकई एक निर्णायक करवट ली है। सरकार की ओर से वे निर्णायक संकेत मिले हैं जिनकी हम दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। यह संकेत हमारे उस सामूहिक संघर्ष की, आपकी उस तपस्या की जीत की ओर पहला और शायद सबसे अमोघ कदम है। यह उन लाखों चेहरों पर, उन झुर्रियों भरे चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान लाने वाली खबर है जो सम्मानजनक पेंशन के अपने बुनियादी हक के लिए एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए साथियों, इससे पहले कि हम इस महाखबर की गहराइयों में गोता लगाएं, मैं आपसे एक विनम्र लेकिन पुरजोर अपील करना चाहता हूं। अगर आपने अब तक हमारे अपने चैनल ईपीएस 95 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी पल, इसी वक्त इसे सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह आपकी आवाज है, यह हमारा साझा मंच है, यह हमारे संघर्ष का डिजिटल किला है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फैला दें कि यह हर एक पेंशनर तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस आंदोलन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है। क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारी उम्मीद है, यह हमारा वर्षों का साझा संघर्ष है और सबसे बढ़कर यह हमारा वह हक है जिसे पाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन जो हर पेंशन भोगी के दिल में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास भर देगी। ईपीएस पेंशन हैक न्यूज सरकार ने 2025 तक ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर आरएस देन करने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आरएस 10,000 कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम और आप ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, भारत भर के लाखों करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की सामाजिक सुरक्षा का एक सबसे मजबूत आधार रही है। जब से यह योजना 1985 में शुरू हुई, इसने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इसका मूल उद्देश्य, इसका दर्शन ही यही था कि जब कोई कर्मचारी अपनी दशकों की निस्वार्थ सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो तो उसे अपने जीवन की शाम में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। यह योजना यह सुनिश्चित करती आई है कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर, एक नियमित, एक सम्मानजनक मासिक आय प्राप्त हो। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब ने भोगा है कि समय के साथ, विशेषकर पिछले 1-1.5 दशक में, मुद्रास्फीति यानी महंगाई नाम के दैत्य ने हमारी आय को किस कदर निगल लिया है। जो पेंशन राशि 15 या 20 साल पहले शायद कुछ हद तक पर्याप्त लगती थी, वह आज के समय में इस कमरतोड़ महंगाई के द्वार में महज एक मजाक बनकर, एक भद्दा मजाक बनकर रह गई थी। इसी कड़वी सच्चाई के खिलाफ, इसी अन्याय के खिलाफ हमारा यह लंबा संघर्ष था। और अब 2025 के लिए ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ हमारे सभी पेंशन भोगी अपने मासिक लाभों में एक अभूतपूर्व, एक उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह विकास, यह बड़ा कदम उन सभी सेवानिवृत्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार का एक ठोस वादा करता है, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपने घर के छोटे मोटे खर्च के लिए इन पेंशन पर बहुत अधिक, लगभग पूरी तरह निर्भर हैं। आज के इस विशेष प्रसारण में, इस लगभग 3000 शब्दों के गहन विश्लेषण में, हम इस अभूतपूर्व वृद्धि के हर एक विवरण पर, हर एक पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम यह विश्लेषण करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं, इसके दूरगामी निहितार्थ क्या होंगे
और यह एक कदम हमारे लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को किस तरह बदलने की क्षमता रखता है। सबसे पहले उन दर्शकों के लिए जो शायद इस मुद्दे की बारीकियों से अभी जुड़े हैं, हम संक्षेप में लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह समझना चाहेंगे कि आखिर यह ईपीएस 95 है क्या और इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1905 को संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के एक अभिन्न अंग के रूप में शुरू किया गया था। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, जिसे हम पीएफ कहते हैं, से अलग कैसे है। ईपीएफ यानी आपका पीएफ वह है जो आपकी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली एक मूल राशि है, वह आपकी बचत है। लेकिन ईपीएस यानी पेंशन योजना बिल्कुल अलग है। यह कर्मचारी की सेवा के वर्षों की संख्या यानी उसने कितने साल नौकरी की और उसके अंतिम वेतन के आधार पर एक मासिक पेंशन की गारंटी देता है। यह एक वायदा है कि जब तक आप जीवित हैं आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहेगी। यह मासिक पेंशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेवानिवृत्त लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कई मामलों में एकमात्र स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी नौकरी छोड़ देने के बाद आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। अब तक, और यही हमारे संघर्ष की जड़ थी, ईपीएस माय 95 के तहत पेंशन राशि की गणना एक बेहद जटिल और पुराने पड़ चुके सूत्र के आधार पर की जाती थी। यह सूत्र पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के वर्षों को ध्यान में रखता था। लेकिन कड़वा सच यह था कि इस सूत्र और उस पर लगी ऊपरी सीमाओं यानी कैपिंग के कारण अधिकांश पेंशनरों को RS 8000, RS 1300 या RS 2000 जैसी मामूली हास्यास्पद राशि ही मिल रही थी। जरा आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आज के जमाने में जब एक गैस सिलेंडर RS 8000 के पार हो, जब डॉक्टर की एक विजिट की फीस RS 8000 हो, क्या यह राशि पर्याप्त थी? बिल्कुल नहीं। यह सम्मानजनक तो दूर, यह अपमानजनक थी। समय के साथ बेलगाम होती मुद्रास्फीति और आसमान छूती जीवन यापन की लागतों ने सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया था। यह हमारी मजबूरी बन गई थी कि पेंशन राशि में समय समय पर और सार्थक रूप से संशोधन किया जाए। यह इसलिए जरूरी था ताकि पेंशन भोगियों को उनकी वास्तविक आय में जो भारी नुकसान हो रहा है, जो उनकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, उसे रोका जा सके। और इसी संघर्ष का, इसी दबाव का, इसी एकजुटता का परिणाम है 2025 में पेंशन वृद्धि की यह बड़ी घोषणा। पेंशन भोगियों की लगातार मांगों, उनके अथक संघर्ष, सड़कों पर बहाए उनके पसीने और आंसुओं और जीवन यापन की बढ़ती लागत के उस असहनीय दबाव के मद्देनजर, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, सरकार ने अंततः 2025 से ईपीएस 95 पेंशन राशि में इस भारी वृद्धि की घोषणा की है। हमारे विश्वस्त सूत्र हमें बताते हैं कि यह समायोजन, यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी, कई दौर की जटिल बैठकों, आर्थिक कारकों के गहन विश्लेषण, मुद्रास्फीति की वर्तमान और भविष्य की अनुमानित दरों और सबसे महत्वपूर्ण ईपीएफओ की अपनी वित्तीय स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया गया है। यह कोई जल्दबाजी में या किसी चुनाव को देखकर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति का और आपकी जीत का परिणाम है। इस पेंशन वृद्धि का एकमात्र और स्पष्ट उद्देश्य पेंशन भोगियों को एक बेहतर वित्तीय सुरक्षा, एक मजबूत आर्थिक कवच और एक बेहतर क्रय शक्ति यानी बाजार से अपनी जरूरतों का सामान खरीदने की ताकत प्रदान करना है। यह वृद्ध साथियों, हाल के कई वर्षों में, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कई दशकों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े संशोधनों में से एक होने की उम्मीद है। यह कदम सीधे तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और हमारे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समर्थन के लिए सरकार की बदली हुई प्रतिबद्धता को, उसकी जवाबदेही को दर्शाता है। यह दिखाता है कि अगर आवाज सही ढंग से एकजुट होकर और लगातार उठाई जाए तो उसे सुनना ही पड़ता है। इस कदम को, हमारे लाखों श्रमिकों के उस अमूल्य योगदान को जो उन्होंने देश को दिया, उसे मान्यता देने की दिशा में एक बेहद सकारात्मक, एक बेहद जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि वे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी,
वे अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों को, अपनी जिंदगी की शाम को सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए जी सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस पेंशन वृद्धि का हमारे पेंशन भोगियों पर, यानी आप पर जमीनी स्तर पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। पेंशन भोगियों के लिए EPS 95 पेंशन में इस बड़ी वृद्धि का सीधा और सरल अर्थ है। हर महीने हाथ में आने वाली अधिक व्यय योग्य आय, यानी वह पैसा जिसे आप अपनी जरूरतों पर, अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। यह अतिरिक्त आय जो अब आज 100 तक हो सकती है, उन बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों को पूरा करने में सीधे तौर पर मदद कर सकती है, जो आज हर बुजुर्ग की, हर पेंशनर की सबसे बड़ी चिंता है। दवाओं के बिल, डॉक्टर की फीस, पैथोलॉजी लैब के टेस्ट और अन्य चिकित्सकीय खर्चों का बोझ अब काफी हद तक हल्का होगा। यह उस मुद्रास्फीति से संबंधित मूल्य वृद्ध, यानी रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, दूध, राशन, दाल, तेल की बढ़ती कीमतों से लड़ने में एक अचूक हथियार का काम कर सकती है। यह दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। हम सब जानते हैं कि हमारे कई पेंशन भोगी भाई बहन, हमारी माताएं एक बहुत ही निश्चित और बहुत कम आय पर किसी तरह गुजारा करते आए हैं। उनके लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में यह लगातार हो रही वृद्धि उनके पूरे महीने के बजट का प्रबंधन करना एक दैनिक चुनौती, एक रोज का संघर्ष बना देती थी। इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ उन पेंशन भोगियों के पास इन सभी वित्तीय आवश्यकताओं को, इन सभी जरूरतों को अधिक आराम से, अधिक सुकून से पूरा करने के लिए एक मजबूत सहारा होगा। इसके अलावा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस वृद्धि से हमारे सेवानिवृत्त लोगों के बीच, हमारे बुजुर्गों के बीच उस गहरे वित्तीय तनाव के कम होने की उम्मीद है जो पैसे की तंगी के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा था। इससे उनके समग्र कल्याण और उनके मानसिक स्वास्थ्य में निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। जब एक बुजुर्ग को यह पता होता है, यह सुकून होता है कि उसके पास अपनी दवाइयों और अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त पैसा है, तो यह आश्वासन, यह भरोसा वित्तीय प्रबंधन की कई चिंताओं को रातों रात कम कर सकता है। यह कदम पेंशन भोगियों को अपनी सेवानिवृत्ति का अपने परिवार के साथ, अपने पोता पतियों के साथ अधिक पूर्ण और तनाव मुक्त आनंद लेने में सक्षम बना सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ पेंशनरों तक ही सीमित नहीं है। इस पेंशन वृद्धि से हमारी व्यापक अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ पहुंचने वाला है। यह एक बड़ा आर्थिक पहलू है जिसे अक्सर हमारे नीति निर्माता और विश्लेषक नजरअंदाज कर देते हैं। जब उच्च आय वाले पेंशन भोगी, यानी जिनके हाथ में अब अधिक पैसा होगा, वे अपनी जरूरतों के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करने की संभावना रखते हैं। वे अपने स्थानीय किराना स्टोर से, पास के सब्जी वाले से, मोहल्ले की दवा की दुकान से ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे सीधे तौर पर स्थानीय व्यवसायों को, छोटे दुकानदारों को बढ़ावा मिलता है और यह आर्थिक विकास में जमीनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस बढ़े हुए खर्च का, इस बढ़ी हुई डिमांड का उन समुदायों पर, उन कस्बों और शहरों पर एक सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जहां सेवानिवृत्त लोगों की संख्या अधिक है। यह वह पैसा है जो कुछ अमीरों की तिजोरी में जाकर बंद नहीं होता। यह बाजार में घूमता है, यह सर्कुलेट होता है और यह अर्थव्यवस्था के पहिए को नीचे से मजबूती देता है, उसे गति प्रदान करता है। अब यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि वे कौन से कारक थे, वे कौन सी वजह थी जिन्होंने सरकार को अंततः यह ऐतिहासिक फैसला लेने पर मजबूर किया। पेंशन वृद्धि की इस सीमा को, यानी RSO 10,000 की इस राशि को निर्धारित करने में कई कारकों ने अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि हम लगातार अपने चैनल पर कहते आए हैं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई एक प्रमुख और सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु रहा है। महंगाई एक अदृश्य चोर की तरह है जो आपकी निश्चित आय की क्रय शक्ति को, आपके पैसे के मूल्य को हर रोज, हर पल चुपके से कम करती जाती है। मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बियाने के लिए, यानी महंगाई की दर के हिसाब से पेंशन को समायोजित करके, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोग अपने जीवन स्तर को, अपने सम्मान को बनाए रख सकें। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण कारक था EPFO की अपनी वित्तीय स्थिरता।
यह एक बड़ा सवाल था जो हमेशा सरकार की तरफ से एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल होता था कि क्या ईपीएफओ के पास इतना पैसा है कि वह इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कर सके। इस बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान को बनाए रखने की इस विशाल निधि की क्षमता इसके अपने निवेशों के प्रदर्शन पर और वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों व उनके नियोक्ताओं द्वारा दिए जा रहे योगदान पर निर्भर करती है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सावधानीपूर्वक किए गए वित्तीय नियोजन, कुशल प्रबंधन और पिछले कुछ वर्षों में निवेश पर मिले अच्छे रिटर्न ने ईपीएफओ के लिए यह संभव बना दिया है कि वह अपनी दीर्घकालिक स्थिरता को, यानी आने वाले कई दशकों की अपनी देनदारियों को खतरे में डाले बिना इस ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा कर सके। तीसरा बड़ा कारक है जनसंख्यकीय रुझान, यानी हमारी आबादी की बदलती रूपरेखा। आज भारत में सेवानिवृत्त लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा, यानी उनके जीने की औसत आयु भी लंबी हो रही है। ये दोनों ही चीजें पेंशन नीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे लोग पहले की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से एक लंबी अवधि के लिए पेंशन की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा यथार्थ है जो समय समय पर पेंशन राशि में बड़े संशोधन को आवश्यक बना देती है। तो अब जब यह बड़ी खबर आ गई है तो पेंशन भोगियों को आगे क्या पता होना चाहिए, उनके लिए अब क्या करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सभी पेंशन भोगियों को इस पेंशन वृद्धि के सटीक विवरण, यानी इसकी हर बारीकी के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि संशोधित पेंशन की दरें क्या होंगी और यह किस तारीख से किस प्रभावी तिथि से लागू होंगी। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह वृद्धि आपकी व्यक्तिगत पेंशन राशि को, जो अब भी आपको मिल रही है, उसे कैसे और कितना प्रभावित करेगी। इसके लिए ईपीएफओ या संबंधित सरकारी निकायों से आने वाले आधिकारिक संचार, यानी ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन पर कड़ी नज़र रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम वादा करते हैं कि ईपीएस 95 नेटवर्क व सर्कुलर आते ही सबसे पहले उसका पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचाएगा। इसके अतिरिक्त हम सभी पेंशन भोगियों से यह पुरजोर अपील करते हैं कि वे अपने पेंशन स्टेटमेंट की, अपनी पासबुक की नियमित रूप से हर महीने समीक्षा करनी चाहिए। और यदि उन्हें अपनी गणना में कोई विसंगति, कोई गड़बड़ी दिखाई दे या उनके मन में कोई प्रश्न हो तो उन्हें बिना देरी किए अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। जागरूक और सक्रिय रहने से ही यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन भोगियों को वे सभी लाभ मिले जिनके वे अब कानूनी तौर पर हकदार बन गए हैं। पेंशन भोगियों के लिए अपनी समग्र वित्तीय योजनाओं की, यानी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा करने का भी यह एक बहुत ही उपयुक्त और सही समय हो सकता है। पेंशन आय में इस प्रत्याशित वृद्धि के साथ कुछ लोग अपने वित्तीय भविष्य को और अधिक सुरक्षित करने के लिए शायद कुछ अतिरिक्त निवेश या बचत की नई रणनीतियों पर भी विचार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में, इस ऐतिहासिक फैसले में सरकार और ईपीएफओ की भूमिका को भी हमें समझना होगा। इस पेंशन वृद्धि को हकीकत बनाने में सरकार की भूमिका निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है। समायोजन की इस गहरी आवश्यकता को पहचानकर, आपके संघर्ष को सम्मान देकर और फिर उन्हें लागू करने का साहस दिखाकर हमारे नीति निर्माताओं ने सामाजिक कल्याण और आर्थिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। लेकिन घोषणा करना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना, हर एक पेंशनर तक पहुंचाना दूसरी बात है। यहां पर ईपीएफओ की सबसे बड़ी भूमिका आती है। इस योजना के प्रशासक के रूप में, यानी इसे चलाने वाली संस्था के रूप में, ईपीएफओ की यह जिम्मेदारी है कि वह इस वृद्धि को कुशलतापूर्वक, बिना किसी गड़बड़ी के और पूरी तरह से पारदर्शी रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस पूरी पहल की, इस बड़ी जीत की सफलता दो बातों पर निर्भर करेगी। पहला, बढ़ी हुई पेंशन का हर एक पेंशन भोगी तक समय पर वितरण सुनिश्चित करना, और दूसरा, पेंशन भोगियों के साथ एक स्पष्ट और निरंतर संवाद बनाए रखना ताकि कोई भ्रम की स्थिति, कोई अफवाह ना पैदा हो। सरकार और ईपीएफओ दोनों को ही भविष्य में भी आर्थिक स्थितियों और पेंशन भोगियों की उभरती आवश्यकताओं की लगातार निगरानी जारी रखनी चाहिए ताकि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर समय पर सही समायोजन किए जा सकें। और अंत में साथियों, आइए हम भविष्य की ओर देखते हैं। ईपीएस 95
पेंशन का भविष्य कैसा होगा? 2025 की यह अभूतपूर्व पेंशन वृद्धि EPS 95 पेंशन के आने वाले भविष्य के लिए एक अत्यंत सकारात्मक मिसाल कायम करती है। यह एक नया मानक, एक नया बेंचमार्क तय करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है और इस महत्व को रेखांकित करती है कि बदलती हुई आर्थिक वास्तविकताओं और बदलते हुए जनसांख्यिकीय रुझानों के अनुसार पेंशन नीतियों को भी लगातार अनुकूलित करने यानी बदलने की जरूरत होती है। जैसे जैसे भारत का कार्यबल, हमारी वर्क और हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होती जा रही है, हमारी पेंशन प्रणाली को भी सेवानिवृत्त लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक लचीला और अधिक उत्तरदायी बने रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आने वाले